गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं के सिद्धांत। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन तथा परामर्श के उद्देश्य। प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। जिन कार्यों का उद्देश्य निश्चित होता है उनमें व्यक्ति की सफलता की संभावना अच्छी होती है, किंतु यदि किसी कार्य का उद्देश्य निश्चित ना हो तो ना तो कार्य करने वाला उसमें पूरी तरह से रुचि ले सकेगा और कार्य का निश्चित ढंग से पूरा भी नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार निर्देशन और परामर्श सेवाएं भी कुछ उद्देश्यों और सिद्धांत को आधार मानकर चलती हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 ने निर्देशन तथा परामर्श के उद्देश्यों के संबंध में कहा है कि निर्देशन सेवाओं का कार्य केवल विद्यार्थियों को शिक्षण एवं व्यवसाय संबंधी सहायता देना ही नहीं बल्कि इसका कार्य क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक है। निर्देशन के उद्देश्य समायोजनात्मक तथा विकासात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ये सेवाएं छात्रों को घर में, शिक्षण संस्थानों में, समाज में विभिन्न परिस्थितियों में भली भांति समायोजन करने में मदद करती हैं और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का में भी योगदान करती हैं। इसलिए निर्देशन सेवाओं को शिक्षा का एक संपूर्ण और महत्वपूर्ण भाग माना जाना चाहिए, न कि एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवा जो कि शैक्षिक प्रक्रिया से अलग थलग है। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो मानक से इधर उधर हट जाते हैं, बल्कि ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समय समय पर सही निर्णय लेने और समायोजन करने में मदद करना होता है। विद्यार्थियों को सही पाठ्यक्रम और विषय चुनने में सहायता प्रदान करना होता है। विद्यार्थियों को संगत व्यवसाय के चयन और उसमें निपुणता प्राप्त करने में मदद करना होता है। विद्यार्थियों को स्कूल में, घर में, समाज में समायोजन करने में सहायता प्रदान करना होता है। विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों उच्चतम स्तर तक विकास करने में मदद करना अर्थात विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करना होता है। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। किसी भी कार्य को करने में कुछ आधारभूत नियम, निर्देशन होते हैं जिन्हें सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। किसी भी कार्य को क्षमतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से करने के लिए यह आवश्यक है कि इन नियमों और निर्देशों का क्रमानुसार पालन किया जाए। ये नियम किसी भी कार्य को करने का तरीका बताते हैं। निर्देशन के सिद्धांतों से आशय उन मूलभूत सिद्धांतों से है जिनके आधार पर निर्देशन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता हो तथा जो अधिकतर सभी को स्वीकृत हो। निर्देशन और परामर्श सेवाओं को प्रदान करते समय इन नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राथने ने 1966 ने निर्देशन और परामर्श के कई सिद्धांत सुनिश्चित किए हैं। यहाँ पर हम निर्देशन के इन्हीं प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल अर्थात निर्देशन सभी के लिए। निर्देशन एवं परामर्श का प्रथम सिद्धांत ये है कि निर्देशन की सुविधा सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो। ये सिद्धांत उस पुराने सिद्धांत का खंडन करता है जिसके अनुसार निर्देशन की आवश्यकता केवल कुछ विशेष व्यक्तियों जैसे कुसमायोजित, समस्यात्मक अथवा अपंग विद्यार्थियों को ही पड़ती है। शिक्षा आयोग 1964-66 भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए है, न कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने मार्ग से इधर उधर भटक गए हैं। राथने भी इसी बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक छात्र को निर्देशन के अनुसार अपनी समस्या पर बातचीत करने के अवसर मिलने चाहिए। इसका मानना है कि छात्रों को यदि शुरू में ही निर्देशन और सेवाएं मिल जाएं तो बाद में उन्हें होने वाली विभिन्न समस्याएं, असमायोजन एवं सामान्य बनने से छात्रों को रोका जा सकता है। यदि किसी सामान्य विद्यार्थी को जिसकी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं तो वह विद्यार्थी अपनी योग्यता और क्षमता
के बारे में बेहतर तरीके से जान सकता है और उसका उच्चतम उपयोग भी कर सकता है। यदि छात्र के व्यक्तित्व का उच्चतम स्तर तक चहुमुखी विकास ही निर्देशन एवं परामर्श का लक्ष्य होता है। तो ये सेवाएं सभी के लिए आवश्यक हैं। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्थात निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समय समय पर विभिन्न निर्णय लेने में मदद करना होता है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में मदद करना होता है। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं ऐसी सेवाएं नहीं हैं जिनका उपयोग किसी असामयिक और विशेष परिस्थिति में किया जाए और जब वह विशेष परिस्थितियां समाप्त हो जाए तो उन सेवाओं को भी समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये तो निरंतर प्रदान करने वाली सेवाएं हैं जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए जीवन के प्रत्येक पग में दी जानी चाहिए। निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं को स्वैच्छिक मान होना चाहिए तथा जो विद्यार्थी उसका लाभ लेना चाहें तो वह ले लें, लेकिन सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार की इसकी बात से भली भांति अवगत करा देना चाहिए जिससे निर्देशन तथा परामर्श आदि सेवाएं सभाओं पर ली जानी चाहिए। वे कभी कभी इनका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी छात्रों को अनिवार्य रूप से निर्देशन तथा परामर्श के लिए बुलाया जाना चाहिए, चाहे विद्यार्थी इसकी पसंद करे अथवा ना करे। अगला हेडिंग आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि निर्देशन या परामर्श के लिए व्यक्ति विशेष का महत्व होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्तियों, संभावनाओं और क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण रूप से विकास पर ले जाना ही निर्देशन का मुख्य लक्ष्य होता है। विद्यार्थियों को चाहे समूह निर्देशन दिया जाए अथवा व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाए, परंतु मुख्य निर्देशन ये होना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लें। रापने के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को महत्व दिया जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, साथ ही उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से निर्णय लेने के योग्य भी बनाया जाना चाहिए। ये निर्देशन का आधार है। अतः निर्देशन सेवाएं एक समय में एक व्यक्ति को ही प्रदान की जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीवेंस ऑफ मेथड ऑफ टेक्निक्स, निर्देशन की विशिष्ट कला की उपयोगिता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको प्रत्येक निर्देशक को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अथवा एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं के लिए कोई एक अलग तरीका काम में नहीं आता है। कोई भी एक तरीका सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से सहायक सिद्ध नहीं हो सकता है। ना ही इस बात में अभी तक कोई साक्ष्य मिले हैं कि यह तरीका या विधि दूसरे किसी तरीके से अच्छी है। निर्देशन में सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक रूप से अनेक प्रकार की विधियां, तरीकियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग एक निर्देशक को समय अनुसार एवं परिस्थिति के अनुसार करने की सलाह दी गई है, परंतु इन विधियों को उपयोगिता को सिद्ध किए बिना ही उनको प्रस्तावित या स्वीकार किया गया है। कुछ निर्देशकों और सिद्धांत बनाने वालों ने कुछ विधियों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, लेकिन वह भी अपने विश्वास के आधार पर। दूसरी तरफ से ये अटल सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा है, समय अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं और व्यवहार में भी काफ़ी जटिलता आती रहती है। अगला पॉइंट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस, अर्थात समस्या व प्रक्रिया की जटिलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि परामर्शदाता को ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तियों की समस्या और जटिल होती हैं और उनकी सहायता प्रदान करने के तरीके और विधियाँ जिनके द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सके वे भी जटिल होते हैं। कभी कभी तो समस्याएं इतनी ज़्यादा जटिल और ध्रुव हो जाती हैं कि जब तक उनका गहन रूप से अध्ययन और विश्लेषण नहीं किया जाता है उनका समाधान निकालना मुश्किल हो जाता है। गहन विश्लेषण के बाद भी उस समस्या का समाधान हेतु विभिन्न तरीके खोजने में काफ़ी सतर्कता, सावधानी और अंतर्दृष्टि रखनी पड़ती है। कुछ समस्याएं साधारण प्रकृति की होती हैं और उनका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। साधारणतः परिस्थिति से संबंधित, प्रयोज्य के व्यक्तित्व से संबंधित, वातावरण में उपस्थित बहुत इस प्रकार के कारक और विधियों तरीकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ये सब
मिलकर प्रयोज्य की समस्या को जटिल बना देते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ अदर्स कोऑपरेशन, अर्थात दूसरों के सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होने के कारण निर्देशन का उत्तरदायित्व तो योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति जैसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अभिभावकों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों को भी निर्देशन के कार्यक्रमों तथा क्रियाओं में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अन्य लोग निर्देशन के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जब परामर्श से संबंधित साक्षात्कार करवाए जाते हैं तब परामर्शदाता को प्रयोज्य के बारे में पर्याप्त जानकारी तथा आंकड़ों की आवश्यकता होती है। प्रयोज्य के बारे में ये जानकारी एवं आंकड़े उसके अभिभावकों, अध्यापकों, प्रधानाध्यापक और अन्य कई स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। यदि उपयुक्त व्यक्ति परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो परामर्शदाता को प्रयोज्य के बारे में संपूर्ण और उचित जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिसके अभाव में परामर्शदाता प्रयोज्य को सही परामर्श नहीं दे पाएगा। अगला पॉइंट आता है आपका समस्या समाधान हेतु उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अंत में निर्णय लेने और समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी प्रयोज्य स्वयं वहन करे। निर्देशन तथा परामर्श का तात्पर्य ये नहीं है कि परामर्शदाता स्वयं प्रयोज्य की समस्या का समाधान करे। उसका काम तो प्रयोज्य की सहायता इस प्रकार से करना है कि वह समस्याओं के संबंध में सूझबूझ, विवेक, निर्णय करने की योग्यता विकसित कर सके। उसका काम इस तरह की समस्या पैदा करना होता नहीं है कि इसमें प्रयोज्य परामर्शदाता के साथ विचार विमर्श कर यह अंतर्दृष्टि पैदा कर ले कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परामर्शदाता केवल प्रयोज्य के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, वह उसके लिए निर्णय स्वयं नहीं लेता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निर्देशन के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति में विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता का विकास हो सके तथा वह अपनी विवेक शक्ति के आधार पर उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र बहुत गरीब है और गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने में स्थिति में सक्षम नहीं है तो परामर्शदाता का कार्य उसको विभिन्न तरीके स्रोत बनाता है जिसके द्वारा वह पैसे कमा सकता है, जिसको उससे किसी को पैसा दे देना पड़े। परामर्शदाता के बदले सरोज को अपना निर्देशन स्वयं करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।